अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, देखिए मैं यहाँ पर पेट्रोलिंग ऑफिसर की हैसियत से आया हूँ। हमें सिक्योरिटी की ओर से कंप्लेंट मिली है कि आप पर अटैक हुआ है। आपके अटैक को पकड़ने के लिए कुछ छानबीन करनी होगी हमें। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, काफी इम्प्रेसिव हो गई है दिल्ली पुलिस। अटैक करके जाते ही स्पॉट पर पहुंच गए आप। तेज हो आप काफी। इंस्पेक्टर अब्बास की बात अनिका को हैरान कर रही थी कि आखिर इतनी जल्दी इंस्पेक्टर अब्बास स्पॉट पर कैसे पहुंच गए थे। ऐसा होने की सिर्फ दो वजह हो सकती थी। एक, इंस्पेक्टर अब्बास अनिका का पीछा कर रहे थे और दूसरा, इंस्पेक्टर अब्बास उस अटैकर का पीछा कर रहे थे। अनिका ने सोचा कि पहला ऑप्शन ही शायद सही था। स्वाति के बारे में इंटरकेशन करने के बाद शायद इंस्पेक्टर अब्बास लगातार अनिका का पीछा कर रहे थे। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, यह पेट्रोलिंग जैसे छोटे मोटे काम आप जैसे बड़े ऑफिसर को सूट नहीं करते। देखकर हैरानी होती है। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी कड़क और गहरी आवाज में जवाब देते हुए कहा, हैरानी तो मुझे तब भी होती है जब मैं यह सोचता हूँ कि एक लड़की जिसे अपनी पूरी जिंदगी अकेले सौतेले माँ बाप ने एक कमरे के अंदर कैद करके रखा, वह अचानक ही इतनी बड़ी डॉक्टर कैसे हो गई। इंस्पेक्टर अब्बास के जवाब की दाद देते हुए अनिका ने कहा, मुझे नहीं लगता डॉक्टर होना एक कानूनन अपराध है। क्यों इंस्पेक्टर अब्बास? कॉलेज के कैंपस में अपनी नजरें घुमाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इतने सालों में आपने काफी जानें बचाई है तो यह बड़ी गर्व की बात है। इस टॉपिक से बचने के लिए बात घुमाते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, अभी अभी मुझ पर जिस आदमी ने अटैक किया है मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर अब्बास अनिका की कार की ओर आगे बढ़ते हुए अनिका से कहने लगे, देखिए मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। हमला दोबारा हो सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड कीजिए कुछ दिन के लिए। इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे चल रही अनिका ने कहा, किसी के डर से हम अपना काम रोक दे, यह तो उस आदमी की जीत होगी जो हमें हराना चाहता है। आने वाले कुछ दिनों में मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी होने वाले है जिसे मैं किसी भी कीमत पर अवॉइड नहीं कर सकती। अनिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास चलते चलते रुक गए। अनिका की आंखों में आंखें डालते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। आप बेफिक्र होकर अपना ऑपरेशन प्लान कीजिए। अनिका ने अपनी पर्स से कार की चाबी निकाली और अपनी कार को अनलॉक करके बटन दबा दिया। कार में बैठने से पहले अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, क्या आप मेरी गाड़ी की तलाशी लेना चाहते हैं? अगर उस अटैकर ने कार के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो? कुछ देर खामोश कार को देखते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अटैकर आपकी जान लेना चाहता था। क्या आप बता सकते हैं क्यों उस अटैकर ने आप पर हमला किया था? कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने हवा में अपने कंधे उछालते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, नहीं मुझे नहीं पता। यह कहने के बाद अनिका अपनी कार में बैठकर यूनिवर्सिटी से निकल गई। दिल्ली हाईवे से जब अनिका मल्होत्रा हाउस की ओर ड्राइव कर रही थी तब रेयरव्यू मिरर से उसने नोटिस किया कि कुछ कार और बाइक्स पर कुछ लोग अनिका का पीछा कर रहे थे। वहां आकाश गुलेरिया के एजेंट मयूर गुलेरिया को आज अनिका का डीएनए सैंपल हासिल करने का मौका मिल गया था। जब अनिका अपने घर से बाहर निकली थी, मयूर किसी भी तरह आज अनिका के पास उसका डीएनए सैंपल हासिल करना चाहता था। मयूर जो गुलेरिया परिवार का हिस्सा भी था और वफादार भी था, उसे किसी भी कीमत पर आकाश गुलेरिया को सौंपा हुआ काम आज पूरा करना था। जब सुबह अनिका अपने घर से निकली थी, ठीक उस वक्त से मयूर अनिका का पीछा कर रहा था। जब मयूर ने देखा कि अनिका कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर गई थी, तब मयूर ने एक प्लान बनाया। मयूर ने ऐसे कपड़े पहने जिससे मयूर और यूनिवर्सिटी के
बाकी स्टूडेंट के बीच फर्क पता ना चले। मयूर किसी तरह अनिका से टकराकर उसके पास से डीएनए सैंपल हासिल करना चाहता था, मगर मयूर ऐसा कर पाता ठीक उससे पहले अनिका पर उस अनजान आदमी ने अटैक किया। उसके बाद से लेकर अब तक मयूर उस अनजान अटैकर का पीछा करने लगा था। अटैकर काफी प्रोफेशनल था। भीड़ के बीच में से छुपकर कॉलेज के कैंपस की दीवार कूदकर वह दिल्ली के रास्तों में लोगों के भीड़ के बीच खो गया। मगर मयूर भी इन कामों में काफी शातिर और चालाक था। मयूर ने किसी तरह उस अटैकर पर से अपनी नजरें हटाई नहीं थी। काफी देर उस अटैकर का पीछा करने के बाद मयूर ठीक उस अटैकर के पीछे चलने लगा था। मयूर किसी भी तरह उस अटैकर को अपने कब्जे में लेना चाहता था, जिससे उसे पता चले कि आखिर अनिका पर कौन हमला करवाना चाहता था। यह इंफॉर्मेशन आकाश गुलेरिया के लिए उतनी ही जरूरी होती जितना डीएनए सैंपल हासिल करना। कुछ देर बाद चलते चलते वह अटैकर एक सुनसान गैरेज में आ पहुंचा। जब अटैकर को यह यकीन हो गया कि अब उसके पीछे ना तो पुलिस थी और ना अनिका और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स, तब उसने चैन की सांस ली। अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखे अनिका के बालों को हाँफते हुए एक बार देखा और अपनी दूसरी जेब से प्लास्टिक बैग निकालकर उस प्लास्टिक बैग में अनिका के बालों को हिफाजत से रख दिया। जैसे ही अटैकर ने प्लास्टिक बैग का जिप लॉक बंद किया, मयूर ने अटैकर को गर्दन से दबोचकर जमीन पर पटक दिया। अटैकर के हाथ से वह प्लास्टिक बैग छीनते हुए मयूर ने वह प्लास्टिक बैग अपनी जेब में रख ली। अब मयूर के पास अनिका का डीएनए सैंपल आ चुका था। आकाश गुलेरिया ने दिया हुआ मिशन मयूर ने पूरा कर लिया था, मगर मयूर को इस अटैकर से अभी बहुत कुछ उगलवाना बाकी था। मयूर जानता था कि अगर करण गुलेरिया ने आकाश को अनिका के डीएनए सैंपल लाने को कहा था, तो इसी का एक ही मतलब हो सकता है कि करण गुलेरिया को शक था कि अनिका उसकी बायोलॉजिकल औलाद थी, और अगर यह बात सही थी तो कहीं ना कहीं अनिका मयूर गुलेरिया की करजन बहन थी। जैसे ही मयूर ने उस अटैकर की गर्दन पर जोर डालते हुए उससे चच उगलवाने की कोशिश की, उस आदमी ने मयूर की आंखों में धूल झोंककर वहां से भागने की कोशिश की, मगर मयूर ने भाग रहे अटैकर का पांव जोर से पकड़ लिया। तभी पास पड़ी एक रोड से अटैकर ने मयूर के हाथ पर जोर से वार किया। दर्द से मयूर के मुंह से चीख निकल गई, और जब दोबारा मयूर ने अपनी आंखें खोली तो अटैकर वहां से गायब हो चुका था। वो अटैकर दिखने में भले ही किसी यंग स्टूडेंट जैसा लग रहा था, मगर एक बात देखकर मयूर भी हैरान हो गया था कि उस लड़के में गजब की स्पीड थी। ऐसा पहली बार हुआ था दिल्ली में कि कोई आदमी मयूर की गिरफ्त से आकर उस तरह भाग निकला हो। मयूर ने अपनी जेब से फोन निकालकर आकाश को फोन लगाया। मुझे डीएनए सैंपल मिल गए हैं। मयूर ने आकाश को जो कुछ भी हुआ था वह इन्फॉर्म कर दिया। अनिका पर अटैक हुआ है, यह सुनकर आकाश भी कुछ परेशान हो गया था। आकाश ने मयूर को फोन पर ऑर्डर करते हुए कहा, अनिका की हिफाजत करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वह हमारी बहन हो। भले ही मयूर गुलेरिया आकाश गुलेरिया का सेकंड कजन था, मगर बचपन से लेकर आज तक वह गुलेरिया खानदान का हिस्सा रहा था। मयूर आकाश को अपने सगे भाई से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। मयूर ने फोन पर आकाश को विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हमारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। आकाश ने मयूर को फोन पर पूछा, तुम्हें यकीन है ना यह डीएनए सैंपल अनिका की ही है? कहीं रास्ते में सैंपल के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? आकाश की बात का जवाब देते हुए मयूर ने कहा, हो ही नहीं सकता। सारा वक्त मेरी नजरें उस अटैकर पर गड़ी हुई थी। यह हो ही नहीं सकता कि डीएनए सैंपल के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो। जो डीएनए सैंपल इस वक्त मेरे पास है वो अनिका के ही है। मनोहर हाउस के पास पहुंच रही अनिका ने फिर से रियरव्यू में पीछे चल रही गाड़ियों को देखा। गाड़ियों को इस तरह पीछा करते हुए देख अनिका को कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सिचुएशन थोड़ी फिल्मी लग रही थी।
अचानक ही अनिका को लगने लगा था कि जैसे वह किसी बॉलीवुड मूवी की हीरोइन का रोल कर रही हो और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। मुस्कुराती हुई अनिका ने कार मनोहद्रा हाउस की पार्किंग एरिया में पार्क की और घर के अंदर चली गई। अनिका को नहीं जानता था कि कौन उसका पीछा कर रहा था और ना ही अनिका को पीछा करने वालों से कोई डर लग रहा था। अनिका अपने कमरे में जाकर अपने लैपटॉप पर रियाज ने दिया हुआ काम पूरा करने की कोशिश करने लगी। करण गुलेरिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट नानू के नाम से ही रजिस्टर किया था। इस अकाउंट पर ना ही कोई और दोस्त था और ना ही किसी की और चैटिंग, ना ही कोई तस्वीर थी और ना कोई इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पर कुछ देर सर्च करने के बाद भी जब अनिका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, तब अनिका ने रिया को मैसेज करते हुए लिखा, मैं सिर्फ इतना जान पाई हूँ उनके अकाउंट से कि वह यही दिल्ली में रहते हैं, बाकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। रिया ने अनिका के मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा, तुमने ठीक से ट्राई नहीं किया होगा। अगर तुम चाहो तो यह काम तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना ही आसान है। आई नो माई मॉम दिस। अपनी नन्ही सी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर पाओगी आप मम्मा? अनिका जानती थी कि तारीफों करने का अपना काम निकलवाने के लिए रिया को बहुत अच्छी तरह से आता था। रिया की बातों का रिप्लाई करते हुए अनिका ने लिखा, ठीक है मेरी नन्ही गुड़िया, अब मम्मा बहुत थक गई है, आज मुझे सो जाने दो, कल मैं फिर से पूरी कोशिश करूंगी। उस बच्चे का ऑपरेशन अगले दिन था, इसलिए अनिका चाहती थी कि रात को अनिका को अच्छी नींद मिले ताकि सर्जरी के वक्त अनिका अलर्ट माइंड से ऑपरेशन कर सके। अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग में पहुंची। कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू होने वाला था। अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क करने अनिका हॉस्पिटल बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ने लगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की एक लंबी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी लोग आज अपने फेवरेट और मोस्ट रिप्यूटेड सर्जन डॉक्टर अमृता का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन शुरू करने से पहले सारे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को डिसइंफेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता था। एक के बाद एक 4-4 के ग्रुप से सारे अटेंडिंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ डिसइंफेक्शन रूम में जाकर अपने आप को डिसइंफेक्ट करने लगे। इस भीड़ में सबसे पीछे अपनी नजरें एंट्रेंस पर जमाए हुए प्रीति डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रही थी। जब ज्योति बुआ का ऑपरेशन हुआ था तब प्रीति को यह लगा था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, मगर उस वक्त अनिका ने यह कहकर टाल दिया था कि डॉक्टर अमृता काफी बिजी होने की वजह से जल्दी चली गई थी। मगर प्रीति को आज तक अपनी बहन की उस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं प्रीति के मन में यह सवाल आज भी चल रहा था कि कहीं उसकी बहन अनिका ही डॉक्टर अनिका तो नहीं है। तभी आसपास खड़े स्टूडेंट आपस में बात करने लगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं डॉक्टर अमृता के साथ सर्जरी करने वाला हूँ। तभी एक लड़की ने कहा, मगर हम में से सबसे ज्यादा लकी तो प्रीति है जो उनके अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले है। न जाने आने वाले 2 सालों में ऐसी कितनी सर्जरीज करने का मौका प्रीति को मिलेगा डॉक्टर अमृता के साथ। तभी सबको चुप कराते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, प्लीज मेंटेन साइलेंस और यह मत भूलो कि डॉक्टर अमृता इस देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन करने वाली डॉक्टर है। मौका तो बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 सालों में प्रीति वापस कभी डॉक्टर अमृता का चेहरा भी देख पाएगी। इनफैक्ट तुम सब लकी हो कि तुम्हें अपने मेंटर के अंडर ट्रेनिंग मिलेगी। इस बेचारी लड़की का हाल तो कुछ ऐसा होगा कि पेपर पर जरूर यह डॉक्टर अमृता की अंडरस्टडी कहलाएगी, मगर इसके पोस्ट ग्रेजुएशन की वैल्यू किसी कॉर्पोरेट कोर्स से कम नहीं। अब चलो सब लोग अपने आप को डिसइंफेक्ट करने हैंड ग्लव्स, फेस मास्क सब पहन लो। तुम्हारी उंगली में लगा एक छोटा सा इंफेक्शन पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। रोहन श्रीवास्तव ने अपना प्रोटेक्शन
गियर पहन लिया था। लास्ट मिनट पेशेंट के रिपोर्ट की ऑब्जेक्शन करने के बाद डॉक्टर अमृता के लिए एक सीट पर काफी नेटरी रोहन ने सारे ऑब्जेक्शन लिख रखे थे। डिसइंफेक्टिंग रूम में अंदर जा रही प्रीति को रोकते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, सुनो प्रीति, तुम इस ऑपरेशन में डॉक्टर अमृता को सर्जिकल टूल्स और सर्जिकल स्पॉइस करने का ख्याल रखोगे। प्रीति यह सुनकर हैरान रह गई। अक्सर ऐसा स्टाफ नर्सेस और मेडिकल स्टाफ किया करते थे, मगर प्रीति के पास डॉक्टर शालिनी के कमांड को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जैसे ही प्रीति डिसइंफेक्ट रूम के अंदर दाखिल हुई, लॉबी में खड़ी डॉक्टर शालिनी की नजर एलिवेटर से निकल रही अनिका पर पड़ी। अनिका को वहां देखकर डॉक्टर शालिनी हैरान हो गई। डॉक्टर शालिनी ने अनिका को एलिवेटर से बाहर निकलकर स्पेशली डॉक्टर अमृता के लिए अलॉट किए गए चेंजिंग रूम में जाते हुए देखा। डॉक्टर शालिनी ने तुरंत ही पास खड़े रोहन श्रीवास्तव से कहा, क्या तुमने देखा? वहां पर अभी अभी वह अनिका लिफ्ट से निकलकर डॉक्टर अमृता के लिए बनाए गए चेकिंग रूम में गई है। रोहन डॉक्टर शालिनी की बात सुनकर हैरान रह गया। शालिनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह लड़की क्या करना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं वह डॉक्टर अमृता को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? डॉक्टर शालिनी की यह बात सुनते ही रोहन ने अपने हाथ की फाइल डॉक्टर शालिनी को थमाई और डॉक्टर अमृता के लिए अलॉट किए गए रूम की ओर दौड़ने लगा। डॉक्टर सक्सेना ने सभी लोगों से पहले ही कह दिया था कि डॉक्टर अमृता लोगों के सामने नहीं आना चाहती, इसलिए वह हॉस्पिटल पहुंचकर सीधे अपने चेंजिंग रूम में जाएगी और अपना सर्जिकल गाउन और सर्जिकल फेक मास्क लगाकर ऑपरेशन थिएटर में आएगी। इसका साफ मतलब था कि आज भी डॉक्टर अमृता की शक्ल कोई नहीं देख सकेगा। और डॉक्टर सक्सेना ने रोहन से यह भी कहा था कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि डॉक्टर अमृता को किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचे। उनकी प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाए। अगर वह नहीं चाहती कि लोग उन्हें देखें, तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपनी प्राइवेसी का खास ध्यान रखें। जब रोहन दौड़कर डॉक्टर अमृता के लिए असाइन किए हुए चेकिंग रूम की ओर पहुंचा, तब उसने अंदर टेबल पर अपना पर्स रख रही अनिका को देखा। रोहन ने अंदर जाकर अनिका पर चिल्लाते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था कि इस ऑपरेशन से दूर रहो, डॉक्टर अमृता से दूर रहो, फिर भी तुम इस तरह जबरदस्ती इस ऑपरेशन में शामिल होने की कोशिश कर रही हो। रोहन की बातों पर ध्यान ना देते हुए अनिका ने हुक पर टंगा हुआ सर्जिकल गाउन अपने हाथों में ले लिया। रोहन का गुस्सा अब हर सेकंड के साथ दुगना हो रहा था। अनिका ने बिल्कुल पास आकर रोहन ने तेज आवाज में अनिका से कहा, यहाँ पर एक बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, क्या तुम इस चीज की अहमियत समझती हो? रोहन की आंखों में आंखें डालते हुए अनिका ने कहा, अगर मैं सर्जिकल गाउन नहीं पहनूंगी तो ऑपरेशन कैसे कर पाऊंगी? अनिका की बात रोहन के कान पर पड़ते ही हैरानी से रोहन अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अचानक गुस्से से लाल रोहन की आंखों में कंफ्यूजन छा गया। अनिका ने अपना सर्जिकल गाउन, हैंड ग्लव्स और फेक मास्क पास रखे टेबल से उठाए और चेंजिंग रूम में बने वॉशरूम की ओर चली गई। हैरान रोहन के पांव जैसे अपनी जगह से थम गए थे। रोहन मन ही मन सोचने लगा कि क्या मिस अनिका के कहने का मतलब यह था कि वही डॉक्टर अमृता थी, मगर यह कैसे हो सकता है? अभी रोहन यह सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि अनिका अपना सर्जिकल गाउन और हैंड ग्लास पहनकर बाहर आई। अनिका को इस तरह अपने सामने देखकर रोहन कुछ सोचने की शक्ति खो बैठा था। मन ही मन रोहन के गुस्से की जगह अब खुशी ने ले ली थी। आखिर वह जिसे अपना आइडल मानता था, वह डॉक्टर अमृता ठीक उसके सामने खड़ी थी। रोहन को खुद को पता नहीं चला कि कब अचानक रोहन के हाथ अनिका के सामने जुड़ गए थे। रोहन ने अनिका को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर अमृता, मैं बता नहीं सकता कि आज आपको देखकर मैं क्या फील कर रहा हूँ। आप तो मेरे लिए
इससे पहले कि रोहन अपनी बात पूरी कर सकता, मुस्कुराती हुई अनिका ने रोहन को देखते हुए कहा, डॉक्टर अमृता तुम्हारी तरह एक सीधी साधी इंसान ही है, कोई भगवान नहीं। हम भी बाकी आम लोगों की तरह अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। रोहन और अनिका आगे कुछ बात करे तभी दरवाजे से डॉक्टर शालिनी कुछ लोगों के साथ अंदर दाखिल हुई। इससे पहले कि कोई अनिका का चेहरा देखे, अनिका ने जल्दी से अपना फेस मास्क और सर्जिकल कैप पहन ली। अंदर आते ही डॉक्टर शालिनी ने ठीक सामने खड़े रोहन से पूछा, क्या डॉक्टर अमृता आ गई? तभी अपने ही पीछे खड़ी अनिका को रोहन ने देखा। अनिका ने रोहन को चुप रहने का इशारा किया। सर्जिकल गाउन और फेस मास्क से पूरी तरह ढकी हुई डॉक्टर को देखकर डॉक्टर शालिनी ने रोहन से पूछा, क्या यही डॉक्टर अमृता? रोहन ने बिना कुछ बताए हाँ में अपना सर हिला दिया। यह सुनते ही एक बड़ी सी स्माइल देकर डॉक्टर शालिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से मैं सीनियर डॉक्टर शालिनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं बता नहीं सकती मुझे पर्सनली कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। डॉक्टर शालिनी की फेक स्माइल और फेक बातें सुनकर अनिका ने अपनी आवाज बदलते हुए रोहन से कहा, हम ऑपरेशन थिएटर की ओर आगे बढ़े। अब अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर निकलकर रोहन ने कहा, यस यस प्लीज डॉक्टर अमृता। जैसे ही डॉक्टर अमृता और बाकी का स्टाफ कमरे से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर आगे बढ़ने लगा, तब डॉक्टर शालिनी ने रोहन को रोकते हुए पूछा, वह अनिका कहाँ गई? मैंने अपनी आंखों से उसे इस कमरे में आते हुए देखा है, वह जरूर यहीं कहीं छुपी होगी। रोहन अब तक एक बात अच्छी तरह समझ चुका था कि अनिका बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लोग यह जाने कि वही डॉक्टर अमृता थी, वजह चाहे कुछ भी हो। डॉक्टर सक्सेना ने रोहन से कहा था कि डॉक्टर अमृता की प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाए। बात को टालते हुए रोहन ने कहा, इस वक्त हमें सर्जरी पर ध्यान देना चाहिए मैम। यह कहते हुए रोहन डॉक्टर शालिनी को उस कमरे से बाहर ले आया। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर पहुंचते ही अनिका का ध्यान हाथ में सर्जिकल टूल की ट्रे पकड़ी हुई प्रीति पर पड़ी। प्रीति के पास आकर अनिका ने अपनी आवाज मोटी करते हुए कहा, आई एम सॉरी मगर इस साल भी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। मैंने डॉक्टर सक्सेना से कह दिया है कि वह तुम्हें अपनी अंडरस्टडी बना लेंगे। तुम अपनी पोस्ट ग्रेजुएट उनके अंदर ही कर सकती हो। फेक मार्क्स और चेहरे पर सर्जिकल गॉगल्स के आर पार दिख रही आंखें प्रीति को काफी जानी पहचानी लग रही थी। चाहे अनिका का आवाज बदलकर बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं प्रीति को यह आवाज भी किसी करीबी की महसूस हो रही थी। तभी पीछे से डॉक्टर शालिनी ने आकर अनिका से कहा, डॉक्टर अमृता आई विल जस्ट वांट यू। तभी अनिका का नाम की लड़की ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। वह जबरदस्ती आपकी ऑपरेशन अंडर करना चाहती है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, नजर आते ही हॉस्पिटल अथॉरिटी से कहकर उससे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। अनिका का एक हाथ पकड़कर डॉक्टर शालिनी कहने लगी, दरअसल वह औरत बहुत ही चालाक और शातिर है। अपने कंसेंस का गलत फायदा उठाकर वो अपने और अपने करीबियों के लिए फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है आप पर भी उसने कोई दबाव बनाया होगा ताकि आप उसकी बहन प्रीति को अपने अंडर स्टडी बना ले। मगर उस चालाक औरत को इससे पहले कि डॉक्टर शालिनी अपनी बात पूरी करे, अनिका ने शालिनी से कहा, अच्छी और बुरे की समझ मुझे तुमसे नहीं लेने की जरूरत है। अनिका ने शालिनी से यह बात तो कह दी थी, मगर कहते वक्त अपनी आवाज बदलना भूल गई। डॉक्टर अमृता की आवाज सुनते ही डॉक्टर शालिनी की आंखें चौड़ी हो गई। किसी तरह अनिका डॉक्टर शालिनी को अवॉइड करते हुए वहां से चली गई और सीधे ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। डॉक्टर शालिनी समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी उसने जो सुना था क्या वह सही था, और अगर वह सही था तो मतलब साफ था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। धीमे कदमों से डॉक्टर शालिनी ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर हुई।
पेशेंट की रिपोर्ट की जांच कर रही डॉक्टर अमृता को देखकर डॉक्टर शालिनी समझने की कोशिश कर रही थी कि सर्जिकल गाउन और मास्क के पीछे छुपी देश और दुनिया की इतनी बड़ी न्यूरोसर्जन क्या सचमुच अनिका हो सकती थी। सामने खड़ी डॉक्टर अनिका बड़े ही ध्यान से बच्चे के सर पर मार्कर पेन से लाइन बनाने लगी। ऑपरेटिंग टेबल के ठीक सामने खड़ी डॉक्टर शालिनी का मुंह खुला था और आंखें बिल्कुल चौड़ी थी। वह बिना कुछ सोचे समझे ऑपरेटिंग टेबल के पास खड़े जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को देखे जा रही थी। ऑपरेटिंग टेबल के आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उनकी एक्साइटमेंट को अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इस वक्त सारे डॉक्टर मिलकर डॉक्टर अमृता के साथ मिलकर बच्चे के ऑपरेशन की अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। सभी के चेहरे पर एक ही लक्ष्य था, उस बच्चे की जान को बचाना। प्रीति को असाइन की हुई हर ड्यूटी वो बड़े ही ध्यान से निभा रही थी। प्रीति आज से पहले कभी भी ऑपरेशन थिएटर में दाखिल नहीं हुई थी। यह पहली बार था जब प्रीति के सामने कोई ऑपरेशन कंफर्म किया जा रहा था। प्रीति की मेहनत और लगन को देखकर अनिका को इस बात का यकीन हो गया था कि प्रीति की सिफारिश डॉक्टर सक्सेना से करके उसने कोई गलती नहीं की थी। सर पर बनाई गई लाइंस पर क्रेनियोटोमी परफॉर्म करनी थी या लाइंस पर ध्यान से कट बनाने थे, जिसके लिए डॉक्टर शालिनी को अवॉइड किया गया था। मगर जैसे ही डॉक्टर शालिनी ने स्केलपल अपने हाथ में पकड़ी, अनिका समझ गई थी कि डॉक्टर शालिनी किसी और ख्याल में थी। डॉक्टर शालिनी ऑपरेटिंग टेबल पर पड़े बच्चे को जरूर देख रही थी, मगर उसके अंदर बार बार एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या डॉक्टर अमृता है या डॉक्टर अनिका। एक सर्जन को सबसे पहले ऑपरेटिंग टेबल पर आने से पहले अपने दिमाग के सारे टेंशन और कंफ्यूजन ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखकर आना होता है। यह ना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है बल्कि पेशेंट की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। यह बात हर डॉक्टर को अपनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में समझाई जाती थी, मगर डॉक्टर शालिनी, जिसने अब तक कम से कम 100 सर्जरी खुद परफॉर्म की थी, वह आज यह बेसिक बात भूल गई थी। इससे पहले कि डॉक्टर शालिनी अपने मन में कोई और बात सोचते हुए बच्चे पर क्रेनियोटोमी परफॉर्म करती, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, तुम रहने दो डॉक्टर, यह मैं कर लेती हूँ। ऑपरेटिंग टेबल के आसपास खड़े बाकी डॉक्टर और स्टूडेंट समझ गए थे कि डॉक्टर अमृता को शालिनी पर भरोसा नहीं था। जब अनिका ने डॉक्टर शालिनी के हाथों से स्केलपेल लेने की कोशिश की, तब कुछ सेकंड के लिए डॉक्टर शालिनी ने अपने हाथों से स्केलपेल को मजबूती से पकड़ रखा, मगर वह जानती थी कि इस सर्जरी की हेड डॉक्टर अमृता थी और उनके कमांड के मुताबिक कि ऑपरेशन रूम में सभी को चलना होगा। स्केलपेल डॉक्टर अमृता के हाथ में देखकर डॉक्टर शालिनी ऑपरेटिंग टेबल से पीछे हट गई। अनिका ने बच्चे के सर के बिल्कुल पास जाकर क्रेनियोटोमी परफॉर्म करना शुरू किया। कुछ देर तक ऑपरेटिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। सभी लोग डॉक्टर अमृता के इशारे पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तभी अचानक अनिका ने डॉक्टर शालिनी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। डॉक्टर शालिनी के पास सर्जिकल नाइफ की ट्रे पड़ी थी। कुछ देर तक डॉक्टर शालिनी समझ नहीं पाई कि अनिका क्या चाहती थी। अचानक ट्रे से एक फॉर्मेशन निकालकर डॉक्टर शालिनी ने अनिका के हाथ में थमा दिया। तभी जल्दी से प्रीति ने ट्रे से एक दूसरी नाइफ लाकर अनिका के हाथ में थमा दी। तेज नजरों से डॉक्टर शालिनी को देखते हुए अनिका ने कहा, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि ऑपरेशन की किस स्टेज पर एक सर्जन को किस फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है? इससे पहले क्या तुमने कभी कोई सर्जरी होते हुए नहीं देखी? किस बेवकूफ ने तुम्हें सर्जरी करने का मौका दिया है? ऑपरेशन रूम में किन ख्यालों में खोई हुई हो तुम? तुमसे बेहतर तो किसी कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होंगे जो अपनी मेहनत और लगन से किताबें पढ़कर और अलग अलग वीडियोस देखकर इतना तो समझ ही जाते हैं कि सर्जरी की कौन सी स्टेज पर सर्जन को कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर अमृता के मुंह से निकला हर शब्द शालिनी के लिए जहर से कम नहीं था। देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन ने जूनियर डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के सामने डॉक्टर शालिनी को फायरिंग दी थी। इतनी अहम सर्जरी के वक्त डॉक्टर शालिनी की इतनी बड़ी गलती उसका करियर बर्बाद कर सकती थी। अनिका का ध्यान पूरी तरह से बच्चे के ऑपरेशन पर था।
कुछ देर सर्जरी करने के बाद अनिका ने अपने मेडिकल इक्विपमेंट प्रीति ने पकड़े हुए ट्रे के अंदर रखे और अपने हेड ग्लास निकालते हुए रोहन श्रीवास्तव से कहा, प्लीज पुट ऑफ द स्टिचेज। शांत और बिल्कुल स्थिर हाथों से रोहन ने बच्चे के सर पर स्टिचेज लगाना शुरू किया। जैसे ही अनिका ऑपरेशन के एक कोने में बने टेबल के पास जाकर पानी पीने लगी, अनिका अचानक ही पीछे से डॉक्टर शालिनी अनिका के पास आई और अनिका के चेहरे से उसका मास्क हटाने की कोशिश करने लगे। इस पर झटके से अनिका ने डॉक्टर शालिनी का हाथ अपने चेहरे से हटा लिया। झटके के कारण शालिनी को एक जोर का धक्का लगा और वह पास पड़े स्ट्रेचर पर जा गिरी। स्ट्रेचर से टकराकर जमीन पर डॉक्टर शालिनी के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि स्टिचर ले रहे रोहन को लगे शॉक की वजह से उसके हाथ में पकड़े हुए इक्विपमेंट बच्चे के सर पर गिरे और कमरे में मौजूद सभी लोग मुंह से चीख निकल गई।